नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बताया था। आज पार्ट 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन का, हिंदी का है। और आप पूरे शुरू से अंत तक इस सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। पहला क्वेश्चन मैंने कहा, पहला क्वेश्चन कवि रेनर मारिया रिल्के, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को या अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। ठीक है, कवि ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। चलिए, इसमें 2 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। बस जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर भी 2 लाइन में ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 10 लाइन 12 लाइन लिख रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, नंबर 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लिखिएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहा है। कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से जलपात्र मतलब होता है क्या। पहला नंबर, जलपात्र मतलब जिसमें जल को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, बर्तन, जलपात्र। तो जिस प्रकार जल पात्र के बिना जल बिखर जाता है, जल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से है ना। या फिर ऐसे कर सकते, जिस प्रकार से जलपात्र के बिना जल बिखर जाता है ना, प्याला के बिना मदिरा प्याला में यदि मदिरा सूख जाता है तो प्याला का कोई अस्तित्व नहीं आ जाता है, प्याला का अस्तित्वहीन हो जाता है प्याला, है ना। जल का कोई यदि जलपात्र नहीं है तो जल का अस्तित्व विहीन हो जाता है, जल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है जल का, है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होगा, भगवान अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। ठीक है, बस यही लिखना है। मैंने क्या कहा, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। तो लिखिएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहा है क्योंकि जब जलपात्र नहीं होता है तो जल बिखर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और अथवा जब प्याले में मदिरा सूख जाता है तो प्याले का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि भक्त नहीं होगा, है ना, तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात कवि अपने आप को भक्त के रूप में यहां प्रस्तुत किए, बस यही लिखना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि भारतीय समाज में या जाति, हाँ यही क्वेश्चन ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति भारतीय समाज में, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, जाति भारतीय समाज में, है ना, यही क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। या फिर हाँ यही लिख सकते हैं, क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती। देखिएगा
थोड़ा सा राइटिंग छोटा हो सकता है, अच्छा है ना, तो आप, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जाति है ना, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? लिखिएगा। देखिए पहला नंबर यहां पॉइंट्स पकड़िए, लिखा हुआ जाति भारतीय समाज में श्रम स्वाभाविक, इसको पकड़िए, स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक रूप जो है, स्वाभाविक रूप जो है, कहने का मतलब है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आंसर लिखिएगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि भारतीय समाज में आज भी जाति को लेकर बहुत बड़ा ये मतभेद चल रहा है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि आज का समाज भी वही है जो किसी भी जाति को उसके स्वभाव के रूप के अनुसार, उसके स्वभाव से है ना, उसके अनुरूप उसको जो जिस चीज में उसको रुचि है, जिस काम में उसको रुचि है, उस काम को नहीं करता, उसके स्वाभाविक रूप के अनुसार उसको नहीं दिया जाता, ठीक है, उसके स्वभाव के रूप में उसको क्या कहा जाता है, नहीं रखा जाता। आप कहा जाता है कि अब जिस जाति का है उसी को क्या करना, वही काम करना आपको है, ठीक है, तो उसके स्वभाव के रूप के अनुसार उसको नहीं बांटा गया है, उसके इच्छा के अनुसार उसको जाति नहीं दिया गया, उसको थोप दिया गया कि नहीं तो आप अमुक जाति के हैं तो आपको अमुक काम ही करना होगा, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखिएगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? लिखिएगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि भारतीय समाज में व्यक्ति को उसके स्वरूप के, उसके कार्य के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य नहीं दिया जाता है, उसको उसी जाति, जिस जाति से आता है उसी जाति के रूप में उसको बांध दिया जाता है कार्य करने के लिए, इसीलिए है ना जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा क्वेश्चन होगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? अपवाद था, ठीक है। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो लिखिएगा आंसर है ना, खोखा घर के मामलों में क्या था? अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के मामलों में अपवाद था क्योंकि खोखा एक ऐसा लड़का था है ना, सेन साहब का, जो कि सारा जो नियम होता था वो बेटियों पर लागू होती थी, उनकी 5 बेटियां थी, 5 पर लागू होता था, बेटा पर लागू नहीं होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि खोखा घर के मामलों में क्या था? अपवाद था, बस वही सही चीज लिखना है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के मामलों में क्या था? अपवाद था, क्योंकि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, 5 के 5 क्या थी? सुशील थी, उन पर घर का सारा नियम उन पर लागू होता था, इस पर खोखा पर कोई नियम लागू नहीं होता था, इसलिए खोखा घर के मामलों में क्या था? अपवाद था। उसके बाद अगला है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 4, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? क्या महत्व है? ठीक है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या, देखिए लिखा, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो आंसर लिखिएगा। देखिए आप अब जब बोर्ड में आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझना होगा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इसका मतलब भारत के बारे में, भारत में धर्म के बारे में बताया है, तो लिखिएगा कि धर्मों के दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण महत्व है, बस टोटल वही चीज आ रही है, धर्मों के दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां गौतम बुद्ध जैसे धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के है ना, गौतम बुद्ध जैसा धर्म प्रचारक का यहाँ पर क्या हुआ? अस्तित्व रहा, इन्होंने धर्म प्रचार किए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, भारत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे धर्म प्रचारकों का है ने जन्म दिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए भारत का है महत्व अधिक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर
ऋषि मुनि भी क्या होते हैं, जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। यही वह भूमि है जहां हमारे गौतम बुद्ध महावीर स्वामी का है ना जन्म हुआ। बस इतना ही तो लिखना है, 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि उन्हें नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि उन्हें नौकर रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये क्वेश्चन रह सकता है, नौकर रखना बहुत जरूरी है या बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि उन्हें नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है या बहुत जरूरी है। तो आप लिखिएगा, इसी चीज को उतारिए ना, कहानीकार अमरकांत को इसलिए लगता है कि, या फिर कहानीकार अमरकांत को नौकर रखना बहुत जरूरी इसलिए हो गया है कि जब उनकी पत्नी निर्मला है ना, या फिर उनकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक कार्य करते रह जाती है और उनकी पत्नी अपने आप को, अर्थात निर्मला जी अपने आप को अभागिन समझती है ना, कहती है कि उनका ही किस्मत अच्छा होता है जिनके पास नौकर होता है, इस तरह से बोलती है। तो आप इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है कहानीकार अमरकांत को नौकर रखना बहुत जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक कार्य करते करते थक जाती है और वह अपने आप को अभागिन समझती है ना, इसीलिए अमरकांत को नौकर रखना बहुत जरूरी पड़ गया। बस यही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद घटना कब घटा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद घटना कब घटी है ना, कब घटी या कब आया कि या किस समय आया, कोई दिक्कत नहीं। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, तो वही है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय या घटना कुछ भी लिख सकते हैं, समय, दुखद समय कब आया, दुखद समय कब आया। ठीक है, तो लिखिएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय है ने, यहाँ कब आया, तो लिखिएगा यही आंसर लिखिएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उस समय आया जब इनकी आयु 9.5 वर्ष की थी और इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनके पास उनके ब्रह्मभोज दसवां और ब्रह्मभोज के लिए पैसे भी नहीं थे। बस ठीक है, उसी चीज को लिखना, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद घटना। समझ रहे हैं आप लोग कैसे लिखना है, समझ ना, कि इसी चीज को उतारना है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनकी उम्र क्या थी, 9.5 वर्ष की थी और उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनके पास 10वां और ब्रह्मभोज के लिए पैसे भी नहीं थे। बस है ना। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए तो इस तरह से आप लोग देखते जाइएगा है ना सारा क्वेश्चन को। अगला है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं या किसे कहते हैं। गांधी जी अर्थात बोले तो महात्मा गांधी, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं।
गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? देखिएगा, तो लिखिएगा गांधी जी बढ़िया शिक्षा किताबों से मिली ज्ञान को नहीं मानते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? लिखिएगा गांधी जी बढ़िया शिक्षा चरित्र निर्माण को मानते हैं। बस क्या लिखिएगा? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा चरित्र निर्माण को मानते हैं। कहते हैं कि यदि व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो गया है, उसमें आत्मबल हो गया, बुद्धि हो गया, तो वह स्वाभाविक है कि वह आगे कुछ कर लेगा। वह किताबी ज्ञान को है ने, अर्थात किताबी कीड़ा वो नहीं मानते हैं। जो एक होता है ना, रट के पूरा ये कर लिया है और उसके पास बोलने का शैली नहीं है ना, कहां पर क्या करना है, कहां पर अनुशासन है नहीं है, मतलब ऐसे शिक्षा को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं चरित्र का निर्माण करना। चलिए शॉर्ट में बताते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? देखिए गांधी जी बढ़िया शिक्षा चरित्र निर्माण को मानते हैं। उनका मानना है कि जिस व्यक्ति में चरित्र का निर्माण हो गया है ने, सामाजिक ज्ञान हो गया, वह व्यक्ति आगे बहुत आगे तक बढ़ सकता है। वह किताबी ज्ञान को बढ़िया शिक्षा नहीं मानते हैं। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 में भी बता दिया हूं मैं, प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूं इसका। आप जाइएगा आर क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। आर क्लासेस बाय रामप्रेम सर, तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ आज पार्ट 2 तक ही रहेगा, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अगला क्वेश्चन, सीता अपने को किस स्थिति में पाती है? सीता अपने को किस स्थिति में पाती है, या सीता अपने आप को किससे तुलना करती है? ठीक है, इसे भी होगा क्वेश्चन। सीता अपने आप को किस स्थिति में पाती है? देखिएगा, लिखिएगा सीता अपने आप को किस स्थिति में पाती है? लिखिएगा सीता अपने आप को उस स्थिति में पाती है जब गांव में है ने, गांव मोहल्ले में बच्चे खेल खेलते हैं, माई माई रोटी दे, तो वहां से मालकिन आती है और कहती है ये द्वार छोड़ अगले द्वार पर जा। उसी को मानती है ना? तो वही है, उसी स्थिति को सीता अपने आप को उसी स्थिति को समझती है कि आज उसका स्थिति हो गया है कि इस द्वार से उस द्वार तक जाना। जैसे बेटों ने क्या किया था, बांट दिया था। जब महीनवारी बांध दिया था तो महीना लगते एक समय, 1 महीना यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ रहती थी ना। तो इसीलिए वह अपने आप को उस स्थिति में पाती है जब बांट दिया गया है। तो वही बच्चों का खेल वाला। ठीक है, लिखिएगा सीता अपने आप को उस स्थिति में समझती है जब गांव मोहल्ले में बच्चे कहते हैं माई माई है ने रोटी दे, तो वहां से मालकिन आती है घर से और कहती है ये द्वार छोड़ अगले द्वार जा। वह स्थिति को या बच्चों की खेल की तुलना अपने आप को बच्चे के खेल की तुलना से करती है। इसकी स्थिति जो है बच्चे की खेल की तुलना जैसी हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 9। बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? देखिएगा नीचे आता है ना, बड़े डॉक्टर पापत्ती, देखो आ रहा है नीचे तक आ रहा है? पापत्ती। ठीक है, बड़े डॉक्टर पापत्ती से पूछताछ क्यों कर रहे थे? पूछताछ क्यों कर रहे थे? हाँ, पूछताछ क्यों कर रहे थे, या बड़े डॉक्टर पापत्ती से पूछताछ क्यों कर रहे थे, या बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में होगा। हाँ ठीक है, बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में, पूछताछ क्यों कर रहे थे? ठीक है, तो लिखिएगा बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ इसलिए कर रहे थे कि पापत्ती को
एक बहुत खराब बीमारी या एक प्रकार का बीमारी हो गया था जिसको मेनिंजाइटिस कहते थे, और पापत्ती अगले दिन का सूर्य भी नहीं देख पाती, इसीलिए बड़े डॉक्टर पापत्ती से पूछताछ कर रहे थे। आया समझे? मैंने एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? बड़े डॉक्टर पापत्ती से या पापत्ती के बारे में क्या पूछताछ कर रहे थे या क्यों पूछताछ कर रहे थे? ठीक है, तो लिखिएगा बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में इसलिए पूछताछ कर रहे थे कि पापत्ती को एक बीमारी हो गया था, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया था, जो कि अगले मतलब इतना तबीयत खराब हो गया था कि अगले दिन वह नहीं बच पाती, एक दिन के अंदर वह क्या हो जाती? मर जाती। इसीलिए यह क्या था? एक बहुत खतरनाक बीमारी था, इसलिए से क्या कर रहे थे? इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। बस हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला। बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कौन सा तरीका अपनाया? ठीक है, कौन सा तरीका अपनाया? ठीक है, तो लिखिएगा बहू ने सास को मनाने के लिए वह अपने बेटे या फिर उसका पोता, बेटा ही लिखिए। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सिखा बुझाकर वह अपने सास के पास है भेज दी थी। देखो क्वेश्चन है बहू ने सास को मनाने के लिए, तो बहू ने अपने बेटे जो बच्चा था उसको अपने सास के पास समझा बुझाकर भेज दी थी, और जब सास दही अर्थात दही वाली मगम्मा जब दही बेचने जाने लगी तो बच्चा उसके साथ जाने के लिए उसको परेशान करने लगा, तंग करने लगा। उसी समय बहू ने उसे जाकर है ने समझाई और अपनी गलती को स्वीकार किया। अर्थात आप लिखिएगा, अर्थात बहू ने सास को मनाने के लिए पोते का क्या किया? सहारा लिया या बेटे का सहारा लिया। बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, देखिएगा हमारा है क्वेश्चन अगला। कवि अपने अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अपने अगले जन्म में, लिखिएगा कवि लिखता हूं क्वेश्चन। कवि अपने अगले जन्म में क्या बनने की चेष्टा करता है ना, या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अपने अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? लिखिएगा कवि अपने अगले जन्म में, यानी लौट कर आऊंगा मैं फिर, है ना, वही ना, तो मैं उसमें बंगाल की धरती पर। ठीक है, तो कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? लिखिएगा कवि अपने अगले जन्म में मोर, सारस, हंस, कौवा बनने की संभावना व्यक्त करता है कि यदि मैं मोर में जन्म लिया, सारस में जन्म लिया, कोई पक्षी में जन्म लिया, कौवा में जन्म लिया, तो फिर क्या करूंगा? इस पावन, इस सुनहरे क्षेत्र को फिर से एक बार क्या होगा? मुझे देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी अगले जन्म में बनने की संभावना, यानी पक्षी, सारस पक्षी, मोर, है ना, कौवा, हंस बनने की संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कविता में को का विवरण स्पष्ट करें। कविता में का विवरण स्पष्ट करें। कविता में को का विवरण स्पष्ट करें या विवरण दे। ठीक है, विवरण दे। तो लिखिएगा ये अनामिका द्वारा रचित है। ये अनामिका द्वारा रचित है।
ध्यान से समझना, बोलना नहीं, ठीक है। ये कविता जो है अनामिका के द्वारा रचित है। इसमें बच्चे को अक्षर ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, उसकी अक्षर ज्ञान क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कविता में को का विवरण दे, तो लिखिएगा कविता में को का अर्थ है या को का विवरण है जब माँ अपने बेटे को, है ना, अर्थात कवित्री अनामिका जब अपने पुत्र को प्रारंभिक शिक्षा देती है तो उसे को लिखाने के लिए संघर्ष करवाती है, प्रयास कराती है, और उसी प्रयास में उसका को जो है क्या बोलते हैं, अभ्यास पुस्तिका से बाहर निकल जाता है, अर्थात चौखट में नहीं अटता उसका क, है ना। कविता पढ़ाए हैं वहां पर आप समझिएगा। तो यही है कविता में को का विवरण दे, तो लिखिएगा कवित्री अनामिका अपने पुत्र को, है ने, प्रारंभिक ज्ञान को बताते हुए उसको अभ्यास पुस्तिका पर क्या कराती है, अभ्यास पुस्तिका पर उसको बताती है, और उस बताने में, उस प्रयास में बेटे का को उसके चौखट में अर्थात अभ्यास पुस्तिका के लाइन से नीचे उतर जाता है। इसमें कवित्री कहती है कि अटता नहीं बेटे का को, है ना, चौखट में नहीं अटता बेटे का को, बस इसी तरह से। तो आगे क्वेश्चन, इतना 12 क्वेश्चन हुए हैं, अभी और कुछ क्वेश्चन है, मैं आप स्क्रीनशॉट हल्का सा सारे क्वेश्चन को ले लीजिए और आप कॉपी पर लिखिए। देखिए क्या सारे क्वेश्चन आपको अपना हुआ, क्या इनमें से कोई क्वेश्चन है जो आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं इस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप जाइए क्या कीजिए, भगा का मतलब स्पीड कर करके देख लीजिए कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब तो एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है, आप इसको कंप्लीट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, मैं मिटाता हूं। चलिए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बताया गया है सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार आपके नजर से गुजर जाएगा ना ये सारे क्वेश्चन, तो फिर छूटने वाला नहीं है। अब आता है अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में मनुष्य के साथी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में, हीरो, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, 12 होगा, 13। हीरो सीमा में साखी के रूप में, साखी मतलब साक्ष्य प्रमाण के रूप में, साखी के रूप में क्या विद्वान है या क्या क्या है, इसे भी लिख सकते हैं हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में। हिरोशिमा में मनुष्य लिखिएगा, मनुष्य के, है ना, साखी के रूप में। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। देखिएगा मैं इधर कर दूंगा, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, लिखिएगा हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में आज भी वहां विद्वान है, वहां के दीवारों पर जो बम गिराया गया था, जो बम से बर्बादी हुई थी, जो लाशें बिछी थी, सब का प्रमाण अभी भी वहां के दीवारों पर, वहां के चार दीवारों पर, वहां के भिन्न भिन्न जगहों पर, वहां के पत्थरों पर अभी भी विद्वान है। समझ में आया क्या? मैंने कहा हिरोशिमा पर, हिरोशिमा में यानी जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था ना अमेरिका, तो उसी में क्या हुआ था, बर्बादी हो गया था, त्राहिमा हो गया था, सब समाप्त हो गया था क्षण भर में, ठीक है। तो उसी में कवि कहते हैं हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, तो लिखिएगा हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में आज भी मनुष्य की क्या है, वहां पर लाशें की चिन्हित है, लाशें जो बम से जो आदमी मरा था उसका भी अभी भी वहां प्रमाण है, चिन्ह है, ठीक है। उनकी चार दीवारियों पर, वहां के पत्थरों पर अभी भी क्या है, विद्वान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन करके बताता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 16 क्वेश्चन ही बताता हूं, ठीक है। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई देती है, मछली और क्या है, मछली और दीदी
दीदी में क्या समानता दिखाई देती है, पड़ती है, दिखाई पड़ती है, मछली और दीदी में क्या समानता, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है। लिखिएगा, मछली और दीदी में यही समानता दिखाई पड़ती है कि जब मछली को बाल्टी से बाहर निकाला गया था, अर्थात काटने के लिए जब पट्टे पर रखा गया था, तो मछली क्या हो रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी। ठीक उसी प्रकार से दीदी भी अपने रूम में जब दीदी को पिटाई लगा था, पिताजी के द्वारा पीटा गया था, तो दीदी भी अपने दर्द से कराह रही थी, पीड़ा से रो रही थी। बस यही समानता, दोनों में क्या समानता है। या फिर ऐसे लिखिएगा, दीदी जिस प्रकार से दीदी मार से, दर्द से अपने रूम में कराह रही थी, पीड़ा से रो रही थी, ठीक उसी प्रकार से मछली को भी जब काटने के लिए पट्टे निकाला गया था, तो वह मछली भी क्या हो रही थी, छटपटा रही थी, दर्द कर सकते हो, छटपटा रही थी, है ना, दर्द से छटपटा रही थी। जिस प्रकार से दीदी रो रही थी, उसी प्रकार से मछली छटपटा रही थी, रो रही थी। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, दो नंबर का, इसलिए मैं 2 ही लाइन में कर रहा हूं। अगला है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहां हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना, नंबर क्या, सच्चे नहीं, हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेखक की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं, हो सकते हैं या होता है, हो सकते हैं, ठीक है, या कहां दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन कहां हो सकते हैं। तो लिखिएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन आज के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि आज भारत के सच्चे लोग गांव में ही मिलते हैं। या फिर भारत में सच्चे भारत जो दर्शन बोला गया है, उसके बारे में बताया कि आज भी गांव में इतना भाईचारा है, इतना मेल मिलाप है, इतना एकता है कि जो गांव का दृश्य होता है वह देखने लायक होता है। अर्थात कभी इसलिए कहते हैं कि जो सच्चे भारत होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो गांव में क्या होते हैं, गांव में, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। अर्थात किसानों को उन्होंने सच्चे भारत के दर्शन के बारे में, किसानों को, मजदूरों को जो है ना दिन भर काम करते हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए बोलते हैं कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, तो गांवों में हो सकते हैं, है ना, जहां पर एकता, एकजुटता, समानता, भाईचारा दिखाई मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहां से 15 क्वेश्चन बताया, सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, आप इससे पहले पार्ट 1 का एक वीडियो था, उसको भी आप जरूर देख लीजिए, आधा घंटा टाइम निकालकर जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।